को बीच में छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं या आधा अधूरा देखते हैं, तो हो सकता है आगे चलकर इसी चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ बेसिक 55 मिनट पूरे ध्यान से दे दिए, तो यकीन मानिए इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। इस वीडियो में हर छोटी से छोटी बात, हर ट्रिक और हर कंफ्यूजिंग पॉइंट को एग्जाम लेवल तक क्लियर कराया गया है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे ये प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश कहते किसको हैं। तो ये प्रकाश की परिभाषा हम लोग क्या समझेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। देखो हम यहाँ से क्लियर देखो ये करते चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर बनता चले, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी हम लोगों को 40 क्वेश्चन और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा मतलब क्वेश्चन ये इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे जहाँ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी ना छूटे। इस टॉपिक से तो बिल्कुल नहीं छूटे, ऐसा ही है, मतलब ना दोबारा पढ़ना पड़े। ठीक, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सीधा सीधी वन लाइनर क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। यानी दृष्टि की संवेदना यानी देखने के लिए उत्साहित करता है, देखने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। लेकिन अब बात है कि ये देखने के लिए कैसे काम करता है। ये काम कैसे करता है? कौन? लाइट। तो जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान देना है, क्या लिखा है कि जब लाइट किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट रहने से हम वस्तु देख नहीं रहे हैं, लाइट रहने के कारण नहीं देख रहे हैं। क्या होता है कि किसी वस्तु पर लाइट पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंखों पे आती है, तब वो वस्तु हमें दिखता है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में सन है, सन क्या है? लाइट का एक सोर्स है। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट की किरणें आ रही है और ये वस्तु पे पड़ रही है, और यहाँ से जब वस्तु रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक आ रही है तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। प्रकाश का मुख्य गुण, इसका गुण क्या है? देखो हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ करके मतलब जल्दी जल्दी से बातों को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और मेरा हम लोगों का मुख्य मकसद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लगाए तो वहाँ एक भी गलत ना हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये पढ़ाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं कि इजी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये काम, इसका प्रमुख गुण क्या है? तो प्रकाश सरल रेखीय में गमन करता है, ममन नहीं गमन। ठीक है, प्रकाश सरल रेखीय में गमन करता है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ये लाइट का सोर्स हुआ, यहाँ से क्या हुआ? ये सीधी चलता है। ऐसे ये नहीं कि यहाँ से ऐसे 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 घर से निकला और रास्ते में कहीं भटक गया। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से अगर लाइट चला, बीच में अगर कोई दीवार आ रहा है तो थोड़ा सा मुड़ करके ऐसे हो जाए, ये नहीं होता। ठीक है, ये जब चलता है तो ये सीधी रेखा में ही चलता है। ऐसा समझ में? और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण ही इसकी एक और मुख्य गुण आता है इसके अंदर, कि ये छाया बनाता है। क्या होता है? ये छाया बनाता है। इसका छाया, अब छाया किसे कहते हैं? तो छाया किसे कहते हैं? तो प्रकाश अवरोधक वस्तुओं की, अवरोधक क्या होता है वो अब हम लोग समझेंगे बाद में। क्या है? प्रकाश अवरोधक वस्तुओं की पीछे की सतह पर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहां छाया बनती है। ठीक है, अवरोधक माने अपारदर्शी वस्तु। अवरोधक मतलब अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं वो भी अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। अब यह यहाँ समझना कि अगर कोई वस्तु अपारदर्शी है तो यहाँ से अगर लाइट की किरणें आ रही है, लाइट आ रही है, तो इसे ना इसके पीछे की तरफ नहीं पहुंच पा रहा है, ये अवरोधक, यानी यहीं पे इसका लाइट रोक लिया जा रहा है। तो इस कारण जो इस तरफ चित्र बनता है उसी को हम लोग छाया कहते हैं। अभी जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं हुआ कि यहाँ से आने के बाद अगर लाइट यहाँ पे अगर रुकावट आ रहा है तो ये थोड़ा सा मुड़ करके इसे चले जाए, ये नहीं है। लेकिन साउंड, अगर जहाँ हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ ये बात होगी, वहाँ उसके वो साउंड क्या है? सीधी रेखा में ना चल करके इधर उधर से भी जा सकता है, ये जाता है। ठीक है, लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, सीधी यानी सरल रेखा में चलेगा। जैसा कि हम लोग समझ गए अवरोधक वस्तु के बारे में अब हम लोगों को समझना कि अवरोधक वस्तु क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग पारदर्शी अपारदर्शी, वही बात हुआ, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभाषक वस्तु के बारे में जान लेते हैं।
पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश लगभग पूरी तरह से गुजर जाता है उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगर लाइट आ रही है, मतलब सन से आवे या आपके बल्ब से आवे या आपके मोबाइल के टॉर्च से आवे, फ्लैश लाइट से आवे, जहां से मतलब लाइट आ रही है और वैसा वस्तु जो उसे रोक नहीं रहा है, वो आराम से आर पार होने दे, मतलब इधर इस पार से उस पार मतलब जाने दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। यानी पारदर्शी, पार मतलब उस पार और दर्शी माने देखना, माने उस पार वो पार हो जाता है, मतलब कोई वस्तु इस पार से उस पार अगर दिखाई देने दे रहा है, वो रुकावट नहीं बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे कि साफ कांच, कांच मतलब शीशा, यानी पूरे क्लीन शीशा जो होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्वच्छ पानी, साफ पानी, गंदा नहीं, गंदा तो उसमें अपना ही प्रतिबिंब बन जाता है। साफ पानी क्या है? वो है हवा, हवा भी रुकावट नहीं बनता। जैसे कि देखो ये लाइट आ रहा है और पारदर्शी वस्तु यहाँ पे है, साफ कांच है, तो इसमें लाइट पूरी तरह से पार हो जा रही है। और वैसे ही अपारदर्शी, अपारदर्शी जो वस्तु रुकावट बन रही थी उसके बारे में, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता, बिल्कुल नहीं गुजरता, यानी ये नहीं कि थोड़ा बहुत गुजर रहा है तो उसे वो रोकेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं गुजरता। जैसे अच्छा, एक हम लोग धूप चश्मे पहनते हैं, वो ना ज्यादातर ब्लैक रंग का रखते हैं, वो अपारदर्शी नहीं है और ना ही वो पारदर्शी है, मतलब कि उससे ना वस्तु पूरे अच्छे से वो पार होने देता है लाइट, और ना ही ऐसा है कि पूरा लाइट पार होने देता है, ठीक है। तो उसके अलग अगले आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है? अपारदर्शी, मतलब बिल्कुल नहीं पार होने देना है, ठीक है। जैसे कि लकड़ी, ईंट, लोहे की चादर और बहुत चीज आपके आसपास दिख रहा होगा, बुक, और भी मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद से कि क्या क्या होता है। लकड़ी अपारदर्शी वस्तु है, इसमें लाइट अगर हम लोग दे रहे हैं, यानी फ्लैश लाइट अगर मार रहे हैं, तो लकड़ी के उस पर नहीं दिखता, उस तरफ नहीं गुजरता, जो कि हम लोग को कांच में दिख रहा था, पानी में दिख रहा था, ठीक है, हवा में दिख रहा था, लेकिन लकड़ी के उस पार नहीं जाता है, यानी प्रकाश गुजरने नहीं देता है, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु। यही चीज यहाँ पे बताया गया था, अवरोधक वस्तु, यानी अपारदर्शी वस्तु को बीच में ही, मतलब अपारदर्शी वस्तु बीच में ही लाइट को रोक लेता है, इसलिए इस तरफ जो पीछे की तरफ जो चित्र बनता है उसी को हम लोग छाया बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद पारभाषक वस्तु, पारभाषक वस्तु, तो इसमें है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश केवल आंशिक रूप से गुजरता हो, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत गुजरता हो, जिन वस्तुओं से प्रकाश केवल आंशिक रूप से गुजरता हो उसे पारभाषक वस्तु कहेंगे, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत गुजरता हो। जैसे धुंधला कांच, ठीक है, जिसे धूप चश्मा हम लोग बोल रहे थे, वो भी इसमें आता है, या कुछ ऐसा कांच जो पीछे की तरफ खुरदुरा हो, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज मतलब कोई कागज हो, अगर वो कागज को इस पार से उस पार तो ऐसे नहीं दिखता है, ऐसे लाइट में अगर देखो तो थोड़ा हल्का हल्का उस तरफ दिखता हो, पूरी तरह से नहीं रोक रहा है, जितना कि लकड़ी रोक रहा है या लोहे की चादर वगैरह रोक रहा है उतना लाइट नहीं, लेकिन वो होता है। लेकिन अगर उसमें तेल लगा दिए तो और ज्यादा पारभाषक वो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पतली चादर, ठीक है, जैसे पतली चादर से भी अगर ढक करके देखते तो ये तो लगता है कि हाँ उस तरफ लाइट है, ठीक है, ये पूरे अंधेरे नहीं होता, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, तो वो हो गया पारभाषक, यानी कि जहां से थोड़ी बहुत मतलब लाइट आती हो उसे क्या कहेंगे? पारभाषक वस्तु। जैसे कि धुंधला कांच पे देखो, अगर जा रहा है लाइट तो क्या है कि पूरे तरह से वो नहीं, पूरा क्रॉस नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो प्रकाश आंशिक रूप से गुजर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? पारभाषक वस्तु। ये परिभाषा भी हम लोग ये देखते जाएंगे, है समझ में। अगर डायरेक्ट अगर परिभाषा पूछ जाए बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट अगर इसे देख रहे हैं और वो अगर परिभाषा पूछे तो ये मतलब ध्यान देते जाना है। तो हम लोग समझ गए प्रकाश के बारे में। अब इसका प्रकाश का मुख्य गुण क्या है, ठीक है, तो प्रकाश का मुख्य गुण, इसे देखो वैज्ञानिक तरीके से अगर जाना जाए तो प्रकाश के मुख्य गुण, मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, लेकिन प्रकाश इसके अलावा और क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और वो ये इसे विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके संचरण के लिए किसी माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं? लाइट तो है ही, तो लाइट का और भी रूप होता है ना, जैसे कि हो गया एक्सरे, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश,
रेडियो तरंग, ये सब क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये सब जितने भी विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, यानी ठोस, द्रव्य, गैस। माध्यम किसे कहेंगे? अब ये माध्यम क्या होता है? माध्यम मतलब हो गया कि यहां से वहां जाने के लिए बीच में उसे रास्ते का जरूरत हो। ठीक है, जैसे हम लोग यहां से अगर कोई दूसरे शहर जाते हैं तो बीच में रोड एक माध्यम बनता है, बस गाड़ी एक माध्यम बनता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो यहाँ से वहाँ वो आसानी से चला जाए। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? लाइट के बारे में पढ़े तो लाइट भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग रहने के कारण इसे माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। आगे क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। अच्छा, ये निर्वात कहेंगे किसे हम लोग? निर्वात किसे बोलेंगे? तो निर्वात मतलब हो गया कि जैसे मेरे और आपके बीच, ठीक है, यानी दो स्टूडेंट के बीच या फिर दो वस्तुओं के बीच, दो जगह के बीच कुछ ना हो। ठीक है, कुछ ना हो। अब यह बोलोगे कि सर यहाँ और यहाँ के बीच तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों के बीच मतलब चाहे आप लोगों के बीच क्या होता है कि हवा तो कम से कम है। ठीक है, तो इसे हवा का भी जरूरत नहीं, वो एकदम शून्य हो, मतलब अंतरिक्ष में, जैसे अंतरिक्ष में वहां क्या है? वायुमंडल नहीं है, यानी हवा नहीं है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच कुछ नहीं है, यानी कि हवा भी नहीं है, यानी शून्य है। तब उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम निर्वात बोलेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसका यह मतलब हुआ कि उसे चलने के लिए रास्ते का जरूरत है ही नहीं। तो अगर रास्ते का जरूरत नहीं है और उसे थोड़ा बहुत हवा मिल जाए तो वो तो रुकावट करेगा, यानी हवा में क्या होगा? निर्वात के अपेक्षा और उसका चाल कम जाएगा। ठीक है, तो सबसे तेज कहां चलेगा? जहां उसको कोई रुकावट ना मिले, यानी वो निर्वात में सबसे अधिक तेज चलता है। ठीक है, अब बात है कि कितना स्पीड चलता है। तो प्रकाश का चाल क्या है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसे किलोमीटर में बताएंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर, 3 × 10⁵ ये कैसे हो गया? 3 × 10⁸ और इसमें क्या करना है कि एक किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो यहाँ 1 2 3 से अगर इसे 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी हो गया कितना? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस पे एक बार फिर से बातें कर लेते हैं। तो अभी तक हमने सीखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसके अलावा यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी हम लोग सीखे हैं। निर्वात में भी यह चल सकता है। वो निर्वात में क्यों चलेगा? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और जिसके कारण ये छाया बनाती है। और क्या सीखे हम लोग? तो निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये ध्यान रखना, अगर किलोमीटर में हो तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा देखना है मीटर और इधर प्रति सेकेंड ही होना चाहिए। ठीक है, या किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, मीटर प्रति, ये नहीं कि मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति घंटा, ऐसा नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल का SI मात्रक, जो कि हम लोग पिछले कक्षा में ही पढ़ रखे हैं SI मात्रक क्या होता है, वो हो गया। ठीक है, अब आगे। और इसके अलावा हम लोग क्या सीखे हैं कि माध्यम में अपवर्तनांक बढ़ाने पर प्रकाश की चाल कम होती है। हालांकि ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये अपवर्तनांक क्या है। देखो, परावर्तन हर कोई पढ़ाता है या पढ़ता है। अपवर्तन और अपवर्तनांक ये दोनों अलग चीज है। अपवर्तनांक दूसरा चीज है, अपवर्तन दूसरा चीज है, जो कि टीचर ये पढ़ाता नहीं है। लेकिन आपको अपवर्तनांक सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इतने अच्छे से समझाएंगे कि एक एक चीज का अपवर्तनांक आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना है, वायु का अपवर्तनांक कितना है, ये सब चीज का मतलब आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए हम सिखाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बताओ, ठोस, द्रव्य, गैस और निर्वात, ये चाल में किसमें सबसे ज्यादा तेज चलेगा? प्रकाश, निर्वात। पहला है क्या है? पहला क्या है? निर्वात। निर्वात, ठीक है। अच्छा, निर्वात में तो सबसे तेज होता है, ये तो पता है, लेकिन इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद किसका? ठोस या द्रव्य या गैस? बताओ।
देखिए निर्वात में क्या है, बिल्कुल शून्य है, वहां पे हवा नहीं है। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत अगर रुकावट आ भी जाए तो चलो कोई बात नहीं। ठोस, द्रव्य, गैस, सबसे ज्यादा रुकावट कौन करेगा? सबसे ज्यादा तो ठोस करेगा, ठीक है। उसके बाद द्रव्य, उसके बाद गैस, बाद में उससे पहले तो गैस में भी आसानी से चल ले सकता है, क्योंकि गैस हम लोगों को कहाँ ज्यादा रुकावट आ रहा है, चलते हैं तो कभी देखें कि हवा से टकरा करके हम लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है या फिर रुकावट आता है, नहीं। तो निर्वात के बाद अगर किसी का चाल अगर देखा जाए, निर्वात से जाए, निर्वात के बाद किस में होता है? गैस में, ठीक है। गैस के बाद द्रव्य में, और इसके बाद द्रव्य के बाद किस में होगा? तो ठोस में, ठीक। अगर इसे क्रम सजाना हो तो आप सजा सकते हैं, पहले निर्वात, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव्य और उसके बाद ठोस, ठीक है। तो क्रम ये हमेशा ध्यान रखना है। ये चारों में कितना कितना होता है स्पीड, ये भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम क्रम जरूर याद रखना है। अच्छा, वहां तो अपवर्तनांक के बारे में बोल रहे थे, जहां कि हम बताए कि परावर्तन और अपवर्तन दो चीजें होती है जो कि हमें लाइट चैप्टर में अभी पढ़ना है। अपवर्तनांक भी इसी में पढ़ना है, लेकिन वो बाद में, जब लेंस हम लोग पढ़ेंगे तब उसका जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी पहले हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। यानी प्रकाश का प्रवर्तन, परावर्तन नहीं होता, परावर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है? परावर्तन। तो जहां जहां प्रवर्तन लिखा हो वहां आप परावर्तन पढ़िएगा, थोड़ी टाइप मिस्टेक है। वो क्या होता है? परावर्तन होता है, ऐसा समझ में। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो जब ये परिभाषा है, देखो बोर्ड एग्जाम वाले परिभाषा पे ध्यान देना, ठीक है। बाकी सबसे थोड़ा अलग, गेस्ट पेपर से या अलग टीचर, मतलब जो एक ही चीज प्रत्येक बच्चा छाप रहा है उससे थोड़ा सा अलग पढ़ना, अलग लिखना और अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। तो ये परिभाषा हमेशा अगर हो सके नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि हम इसमें फालतू बातें बिल्कुल नहीं लिखा गया, जो भी लिखा गया है आपके बोर्ड एग्जाम के नजर से ही लिखा गया है। प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार व चिकने तल, क्या है ध्यान रखना है, पॉलिशदार व चिकने तल, ठीक है, खुरदुरे नहीं, पॉलिशदार व चिकने तल जैसे कि दर्पण से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे हम प्रकाश के परावर्तन कहेंगे, यानी परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार व चिकने तल से दर्पण से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे हम प्रकाश के परावर्तन। यानी कि अभी तक हम जो कोई वस्तु देख रहे थे उसके बारे में क्या बताया गया था, उस पर लाइट पड़ के हमारी आंखों तक आती है, यानी क्या होगा कि वो लाइट प्रकाश के परावर्तन कर रहा है, मतलब वो वस्तु प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, इसलिए हम उसे देख पा रहे हैं। तो परावर्तन का एक घटना यह है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ एक बात लिखी हुई थी पॉलिशदार व चिकने तल, पॉलिशदार व चिकने तल। अच्छा, मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई, पॉलिशदार व चिकने तल, क्या खुरदुरे चीज से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता? आया हो ना, जैसे कि हम लोगों का शर्ट हो, बगल में दीवार हो, ये बेंच हो, ये बोर्ड हो, अगर ये सब पे लाइट पड़ रही है, ये सब तो चीज हमें दिख रही है, तो ये सब हम मतलब प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा क्या? ये यहाँ क्यों लिखा गया है पॉलिशदार व चिकने तल? यहाँ पे देख, जैसा कि दो चित्र दिखाया जा रहा है हम लोग हमें कि ये क्या है, खुरदुरी सतह, ठीक है। ये खुरदुरी सतह हो गई यहाँ पे, है ना। खुरदुरी सतह पे देखो लाइट की किरणें तो आ रही हैं, लेकिन क्या है, वो नियमित रूप से वापस जा रही है। देखो यहां से आकर के यहीं पे वापस चला गया, या फिर देखो यहां से आकर के यहां चला गया, यहां से आकर के यहां भी चला जा सकता है। यानी खुरदुरे सतह का कोई लिमिट नहीं है कि वो कहां भेज देगा लाइट, ठीक है। जैसे यहां से आकर के फिर सीधा चला जाए, या यहां से आकर के और उल्टा साइड इधर चला जाए, होता है ना। खुरदुरी सतह पर प्रकाश की किरणें नियमित रूप से परावर्तित नहीं होता, इसका कोई नियम नहीं होता है परावर्तन का। जबकि हम परावर्तन का नियम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम चिकनी सतह के लेंगे ताकि उसको हम आसानी से समझ सकें। तो आसानी से समझने के लिए क्या वो लिखे हैं हम लोग, खुरदुरी सतह के प्रकाश के परावर्तन अगर समझना है तो हमें खुरदुरी सतह नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉलिशदार व चिकने सतह, जो कि आसानी से हमें समझा सके, आसानी से हम ऑब्जर्व कर सके और समझ सके। जैसा कि दूसरा चित्र में दिखाया गया है कि चिकनी दर्पण सतह पर प्रकाश की किरणें उसी कोण यानी I और R से परावर्तित करता है। ये क्या है, कोण है, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या है, ये देखो यहां से आया और इसी कोण में वापस चला गया, ठीक है। यहां से आया और इसी कोण में
वापस चला गया, यानी कि जितने एंगल से वो आ रहा है उतने एंगल से वापस कर रहा है। ये क्या है, एक नियम के रूप में इसे वापस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया कि चिकने व पॉलिशदार तल, ये लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा आप लिखे हो, कुछ मतलब आप पढ़ करके आए हो, ध्यान दे करके आए हो, ये नहीं कि मतलब किसी गेस्ट पेपर से उठा करके आप लिख के चले आए हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रकाश की संरचना व नियमों को समझना अब है, प्रकाश कैसे बनता, क्या बनता, क्यों बनता है, इसके नियम क्या क्या है, किस तरीके से ये आता जाता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा छोटा, हाँ। अब इसके बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तब परावर्तन नहीं, परावर्तन का, इसके परावर्तन के भी कुछ नियम है, परावर्तन के वापस जाने का क्या बताए थे, नियमित रूप से, यानी हमेशा वही फिक्स, ये नहीं कि मतलब अभी यहाँ के लिए दूसरे है, दूसरे वस्तुएं के लिए कोई और नियम आ जाए, तीसरे वस्तुएं के लिए कोई और नियम कि ये नहीं ये तो ठोस है तो इसके लिए कुछ और नियम आए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ नियम है नियमित रूप से उसका 1 2 3 4 5 जितना भी वो नियम हो, लेकिन वो फिक्स नियम, हमेशा वो एक ही जगह एक ही जैसा वो काम करेगा सबके लिए। तो इसका पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। क्या है आपतित किरण, आपतित किरण माने आने वाली किरण, देखो यहां पे दिखाया गया है, ठीक है। क्या है ये आपतित किरण, ये किरण देखो, है ना। क्या है आपतित किरण जो है ये परावर्तित किरण है, क्या है परावर्तित किरण, दिख रहा है, इधर हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, और एक ये क्या है अभिलंब, ठीक है, ये क्या है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में है, ये नहीं कि ये तल के उस तरफ चला गया, इस तरफ नहीं आया ना, इस तरफ तो नहीं आया है, ठीक, जो भी है सब उस तरफ ही है। तो इसको हम लोग पहला नियम के तहत हम लोग पढ़े हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है, इस तरफ ही होता है, ठीक है। और दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये क्या है, परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। अब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, देखो जो किरण, देखो एक क्या है कि यहां से किरण आ रही है, देखो यहां से किरण आ रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपतित किरण, माने आने वाली किरण, ठीक है। और यहां से किरण जा रही है, किरण मतलब कोई लड़की नहीं, किरण मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण या बल्ब से आने वाली लाइट, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरण आ रही है और यहां से जा रही है, तो इसे जो जा रही है यानी वापस कर रही है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर टकरा करके वापस आए दूसरे जगह जाए तो उसे क्या बोलेंगे परावर्तन। तो ये क्या है परावर्तित किरण है, ये क्या है ये आपतित किरण है। तो ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, अब बात है कि ये कोण कैसे हम समझेंगे, ये कोण क्या होता है। तो इसे समझने के लिए यहाँ एक अभिलंब हम लोग खींचे हैं। अभिलंब क्या होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन जो कि तल के साथ सीधा स्ट्रेट, यानी कि क्या होता है ये टोटल 90 डिग्री का कोण बनाता है तल के साथ। ये क्या है यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर कभी एग्जाम में ध्यान से, मतलब ये इसीलिए हम बोले कि ध्यान से पढ़ना है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तल से अभिलंब का कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो क्या ध्यान देना है, ये टोटल पूरे 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो आपतित किरण हम लोग पढ़े कि जितने एंगल से आपतित किरण है उतने एंगल से वापस जाएगा, तो आपतित किरण क्या हो गया ये। अब ये आपतन कोण क्या है, यानी आई आपतन कोण है, अगर ये 40 डिग्री पे आ रहा है, आपतित किरण 40 डिग्री पे है, तो ये परावर्तित यानी आर जो हो गया उसे परावर्तन कोण बोलेंगे, ये कोण भी 40 डिग्री का ही होगा। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इतना ध्यान देना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। ये देखो डायग्राम बनाने के लिए बहुत जरूरी है, अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये डायग्राम हमेशा बनाने के लिए सीखना ही चाहिए। इससे अच्छा लगता है, स्मार्ट सा लगता है, कॉपी भी सही लगता है, देखने वालों को भी लगता है कि हाँ कुछ अच्छा लिखा है लड़का, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा नियम में हम लोग क्या पढ़े, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये सही हो गया ना, यहां से जो एंगल बना रहा है अभिलंब के साथ वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे, अब एक सिद्धांत और
अनेक संभावनाएं जो हम लोग अभी पढ़े हैं, उससे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है। जैसे अभी तक क्या क्या हम पढ़े कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अभी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इससे अनेक संभावनाएं बन रही है। इससे हम लोग क्या फायदा उठा सकते हैं या क्या क्या फायदा उठा रहे हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के यही सरल नियम हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने से लेकर पनडुब्बी के पेरिस्कोप में दुनिया देखने तथा विशाल दूरबीन से ब्रह्मांडीय रहस्यों का उजागर करने में सक्षम बनता है। प्रकाश के परावर्तन के यही सरल नियम के कारण हम अपना चेहरा देख पाते हैं ऐनक में यानी कांच में। लेकिन वो हमेशा, हाँ यह ध्यान रखना, कांच पारदर्शी नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। जो हम लोग घर में यूज करते हैं वैसा वाला। वो क्यों होता है अपारदर्शी, कैसे बनाया जाता है, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये ऐसा नहीं कि वो अगर आर पार हो जाए तो हम लोग को तो देख ही नहीं पाएंगे हम उन लोग अपना चेहरा, ठीक है। वैसे ही दूरबीन। अच्छा, एक ना बहुत मतलब पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो समतल दर्पण हम लोग यूज करते हैं, जो घर में ऐना के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जो ऐनक होता है उसी को हम लोग पेरिस्कोप में यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है ये देखने के लिए पनडुब्बी वगैरह में, पनडुब्बी में पेरिस्कोप, पनडुब्बी तो देखो पानी के अंदर रहता है, अगर वो बाहर निकल गया तो फिर पनडुब्बी कैसा, ठीक है। तो पानी के अंदर से ही अगर दुश्मनों को देखना हो या बाहर क्या एक्टिविटी चल रही है ये देखना हो, तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसा मतलब ये देता है, इस तरह का कोई चित्रनुमा जो दिख रहा है वैसा मतलब कोई दूरबीन होता है या फिर कोई ऐसा यंत्र होता है, इसके माध्यम से देखता है। अब क्या होता है देखो, यहाँ जैसे पनडुब्बी में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से हमें देखना हो, तो वो क्या होता है कि जैसे यहाँ से लाइट, क्या बताए थे, लाइट के कारण ही कोई वस्तु दिखता है, ठीक है। यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया जाता है। अब दर्पण को इस एंगल में लगाया जाता है, इस एंगल में लगाया जाता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ इस दर्पण पे पड़े। तो अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछा जाए कि कितने दर्पण होते हैं पेरिस्कोप में, टोटल कितने दर्पण। देखो समतल दर्पण होता है लेकिन 2 दर्पण होना चाहिए, एक दर्पण से काम नहीं होगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में आई थी कि रामलला मतलब अयोध्या का जो राम मंदिर बना है उसमें रामलला के मस्तक पे एक सूरज का किरण सीधा पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो वो किस प्रकार से, तो यही प्रकाश के परावर्तन के तहत वहां पे लाइट आया एक जगह, मतलब यहाँ पे फ्लश मारा गया, यहाँ से परावर्तन होने के बाद यहाँ पे आया गया, यहाँ से फिर इधर, ठीक है। ऐसे करते करते 3-4 फ्लश में वो वहां तक पहुंचा दिया, रामलला के मूर्ति तक पहुंचाया गया था, ठीक। तो ऐसे वन लाइनर भी याद कर लेना, सीधा सीधी बहुत ज्यादा इसके संभावनाएं बहुत जो है कि हम लोग ऐसे घरेलू उपयोग होता है जो हम लोगों को याद है। बस 1-2 ऐसा है कि दूरबीन में कौन सा होता है दर्पण और पेरिस्कोप में क्या होता है, तो वो समतल दर्पण के कारण होता है। सीधा सीधी बस ये याद कर लेना है। ये तो हम लोग पढ़ ही रखे हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, परावर्तन का दोनों नियम। अच्छा, परावर्तन के नियमों का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये अगर पढ़ना हो तो दर्पण में प्रतिबिंब देखने में, सही बात, ये तो पनडुब्बी के पेरिस्कोप देखने में, ठीक है। टेलीस्कोप को ब्रह्मांडीय देखने, ब्रह्मांडीय पिंड को देखने, सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करके भोजन पकाने में, ठीक है। और देखो क्या होता है ना, सोलर कुकर क्या है कि अलग अलग टाइप, यहाँ से अगर फ्लश मारा, यहाँ से फ्लश मारा, यहाँ से अगर फ्लश, मतलब एक जगह सब एकत्रित करके यहाँ इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है कि यहाँ से हम लोग खाना बना ले सकते हैं, ठीक है। तो यही किया जाता है सोलर कुकर में। टॉर्च लाइट, हेडलाइट, टॉर्च, रिफ्लेक्टर, प्रकाश को आगे के दिशा में भेजने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संरचना के लिए, ये सब क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन से बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो कि आप लोग आसानी से उसे पहचान सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो वो आप आसानी से मार सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाला है। अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, ये सब जो है वो मतलब हम आगे अभी अच्छे से बताएंगे किसके कारण क्यों होता है, वो पढ़ना जरूरी है। उसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन इसमें अपवर्तन के कारण यही 2-3 होता है। अब आगे अगर 1-2 क्वेश्चन अगर इससे मतलब है वो हम लोग आसानी से अब सोल्व कर सकते हैं। क्या है, तो प्रकाश के 2 नियम लिखे, आराम से लिख सकते हैं ये दोनों नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है और तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही दिशा, एक ही तल में होना चाहिए। इसे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में क्या विशेषताएं होती है, ये तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। प्रतिबिंब के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो आगे 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 स्लाइड में बहुत जल्दी, चलो यही हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन और 1-2 क्वेश्चन है वो हम लोग पहले इसे देख लेते हैं।
परावर्तन के नियम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है? अभी तो हम लोग बताए कि ऐना जो हम लोग घर में देखते हैं, चेहरा देखने में काम आता है, वो परावर्तन के तहत ही होता है। अगर आपतन कोण 40 डिग्री का है, ठीक है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं दूसरे नियम के तहत आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब दर्पण, ये तो हम लोग अभी लाइट के बारे में, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला स्टूडेंट को दर्पण। ठीक है, यहां से प्रतिबिंब आया, वहां बन गया, ऐसे बन गया, उल्टा बन गया, आभासी बन गया, वास्तविक बन गया, क्या है, बड़ा है, छोटा है, बहुत कंफ्यूज करता है ये, बहुत हम लोगों को डराता था। आज इसे समाप्त ही करना है, इससे आज डरना बंद ही करना है। ठीक है, तो दर्पण, दर्पण, अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। दर्पण दो प्रकार के, अब ये नहीं होना 3 हो, 4 हो, परवलयाकार हो, अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। दर्पण दो टाइप का ही होता है। पहला होता है एक समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो हम लोग पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ लें? नहीं, चलिए गोलीय दर्पण भी हम लोग देख लेते हैं कि ताकि कंफ्यूजन दूर हो कि ये ऐसा कैसे। हम लोग तो बहुत सारे दर्पण के बारे में पढ़े हैं, तो बहुत सारा नहीं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। दो टाइप का ही दर्पण होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो दो टाइप का होता है भाई जी। क्या होता है? वो दो टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जब होता है तो दो टाइप का। अवतल दर्पण को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो अवगामी यानी कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर हम लोग क्यों इसे बोलते हैं बताओ? कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना वो अलग अलग जगह से प्रकाश लेकर के एक जगह एकत्रित करता है। उत्तल दर्पण को और किस किस नाम से जानते हैं? तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी या फिर डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। अपसारी लेंस, और उसे देखो, उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस, उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस और अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस, क्या उसे बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ हुआ ना कि अच्छा ये तो उत्तल अवतल हो गया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है। देखो, खोखले गोले का एक चित्र इधर दिखाया गया है, इसका एक भाग होता है। इसका मतलब इसको अगर हम काट दिया जाए बीच से, इधर इधर से, तो दो तरह का दर्पण बनता है। दो तरह का दर्पण बनता है, आया समझ में? तो यही जो है गोलीय दर्पण क्या है कि एक खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है। इसी में से हम दोनों टाइप का निकालते हैं, उत्तल और अवतल। अब बात है कि उत्तल किसे कहेंगे, अवतल किसे कहेंगे। तो अगर हम लोग मिरर को एक किसी खोखले गोले को अगर हम काटते हैं तो एक ऐसा बनता है। अगर इधर से हम लोग चेहरा देख रहे हैं तो इसके लिए क्या होता है, इस तरफ हमें पॉलिश करना पड़ेगा, इस तरफ बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो अंदर के तरफ हो, जो अंदर के तरफ धंसा हुआ हो, ठीक है, वो क्या हो गया? अवतल दर्पण। वो क्या है? अवतल दर्पण। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि अगर इस तरफ नहीं हो करके इस तरफ पॉलिश हम लोग कर देते हैं और चेहरा इधर से देखने, ये क्या है? उठा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जो ऊपर की तरफ उठा हुआ उसे उत्तल बोलेंगे और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो अवतल दर्पण है। अब इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग समतल, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति, आकृति और स्थिति। वो सबसे ज्यादा परेशान और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, इसलिए इसे पार्ट 2 में फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।